चलो इसके बाद पिगमेंट्स के अंदर हम एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज फोटो सिस्टम। एंड ऑब्वियसली जब सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें सिंगुलर तो होगा नहीं, वहाँ पे प्लूरल वर्ड आएगा ना। तो इसमें देखो सिस्टम के अंदर यहाँ पे हमेशा एक मेन रिएक्शन सेंटर होता है, मेन रिएक्शन सेंटर होगा, और उसमें हमेशा कौन होगा, क्लोरोफिल ए के कितने मॉलिक्यूल होंगे, जस्ट वन। और मेन रिएक्शन सेंटर किसको कहा जाता है, जब इसके ऊपर लाइट फॉल हो एंड जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करे, लाइट फॉल होने पर जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज करे उसको क्या बोला जाएगा, मेन रिएक्शन सेंटर। और इससे कितने मॉलिक्यूल होते हैं, वन। इमेजिन कीजिए अगर फोटो सिस्टम में से क्लोरोफिल ए को ही हटा दिया जाए तो बेटा वो फोटो सिस्टम फिर कुछ काम का बचा ही नहीं, है ना। तो अब इसके चारों तरफ यहाँ पे क्या होते हैं, इसको शील्ड करके रखते हैं, कवर करके रखते हैं कौन, फोटो नहीं सेकेंडरी पिगमेंट। और ये सेकेंडरी पिगमेंट कभी भी अकेले नहीं होते, इनके साथ में एसोसिएटेड होता है प्रोटीन। यहाँ पे क्या एसोसिएटेड होगा, प्रोटीन एसोसिएटेड होगा इस तरीके से। ये ब्लू कलर क्या हो गया, दिस इज प्रोटीन, एंड जो रेड कलर है वो क्या है, सेकेंडरी पिगमेंट हो गई। और अब फंक्शन के बारे में अगर बात करें तो क्लोरोफिल ए कौन कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, तो ये एब्जॉर्ब करता है ब्लू एंड रेड को। तो बाकी अदर वेवलेंथ को कौन एब्जॉर्ब करेगा, बाकी को एब्जॉर्ब करेगा सेकेंडरी पिगमेंट, एंड देन ये आगे पास ऑन करेगा, ये भी आगे पास ऑन करेगा, एंड फिर एनर्जी यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे एक शब्द आता है क्वांटम कन्वर्जन और इंडक्टिव रेजोनेंस, नहीं पढ़ना है, कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। तो इसका मतलब रेड और ब्लू को छोड़कर बाकी अदर वेवलेंथ को कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, अदर वेवलेंथ को यहाँ पे एब्जॉर्ब कर रहा है सेकेंडरी पिगमेंट। और एग्जैक्टली इसका कितना होता है नैनोमीटर, 400 टू क्या 500 नैनोमीटर को एब्जॉर्ब करना है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि अगर आपके घर में ये टीवी लगी हुई है तो ये टीवी का एंटीना है, एंटीना जो सिग्नल को कैप्चर कर रहा है और फिर उसके बाद में सिग्नल को टीवी को पास ऑन कर रहा है ना। सो दैट्स वाई इन दोनों को मिला के हम और क्या बोलते हैं, इसको लाइट को हार्वेस्ट करने वाला कॉम्प्लेक्स, या फिर इसको बोला जाता है एंटीना, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या फिर एंटीना। आई नो एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको एक डाउट आएगा, पर मुझे उसके बाद पूछना, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स प्लस मेन रिएक्शन सेंटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोटो सिस्टम। कोई परेशानी इसमें मैं लिख ही देती हूँ। तो यहाँ पे फोटो सिस्टम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेन रिएक्शन सेंटर प्लस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। एंड लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर कौन है, एक तो हो जाएगा पिगमेंट और एक इसमें हो जाएगा कौन, प्रोटीन। एक्चुअली होता क्या है कि इसमें प्रोटीन और पिगमेंट दो लोग हैं ना, इसमें से पिगमेंट्स का काम क्या होगा, लाइट को कैप्चर करना, और लाइट को कैप्चर करने के बाद प्रोटीन में क्या होता है, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आता है। और एक प्रोटीन में कॉन्फॉर्मेशनल चेंज अगली प्रोटीन में कॉन्फॉर्मेशनल चेंज को इंड्यूस करेगा, ये अगली वाले में इंड्यूस करेगा, ये अगली वाले में, और इस तरह से एनर्जी का क्या होता जा रहा है, ट्रांसफर होता जा रहा है, ठीक है। एंड फिर फाइनली यहाँ पे एनर्जी किसको दे दी जाती है, क्लोरोफिल ए को। इस डायग्राम को देख के थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो, फोटोसिंथेसिस की रेट कौन से वेवलेंथ में सबसे ज्यादा होगी, 4 to 500 वाले में या ब्लू और रेड में। सिंपल सी बात है बेटा कि जब आपको एनर्जी सीधे सीधे क्लोरोफिल ए को अगर मिल रहा है तो बीच रास्ते में एनर्जी का लॉस कम होगा, तो ये इसको एनर्जी बहुत ज्यादा मिलेगी। नहीं तो अदरवाइज पता है क्या होगा, देखो ये इस एनर्जी को, इस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, फिर एनर्जी आगे से आगे ट्रांसफर हो रही है। पर ट्रांसफर के दौरान क्या 100% कन्वर्जन हो सकता है क्या, 100% ट्रांसफर होता नहीं है। तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी का क्या होता है, हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगा। तो एक्चुअल में जो इसने एब्जॉर्ब किया वही एग्जैक्टली एनर्जी तो यहाँ पहुंची नहीं, बीच रास्ते में हीट के फॉर्म में लॉस हुआ कुछ, दैट्स वाई यहाँ तक एनर्जी कम पहुंचेगी। तो इसका मतलब ब्लू और रेड को अगर छोड़ दो तो बाकी वेवलेंथ में फोटोसिंथेसिस रेट क्या होगी, कम होगी। और ब्लू और रेड में ज्यादा क्यों होंगे, क्योंकि क्लोरोफिल ए डायरेक्टली उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, तो बीच में हीट लॉस के चांसेस नहीं लोगे। समझ आ गई बात, ठीक है। तो ये चीज होता है फोटो सिस्टम। अब एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एमर्सन, क्या नाम था, तो यहाँ पे हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, एमर्सन्स एनहेंसमेंट इफेक्ट।
एमर्सन एनहेंसमेंट इफेक्ट। एक्चुअली इस साइंटिस्ट ने क्या किया था, 2 प्लांट लिए थे, दिस इज प्लांट 1 एंड इसको दिया प्लांट 2। अब इसको लाइट देने की जब बात आई तो उन्होंने क्या किया, फोटोसिंथेसिस के लिए एक्चुअली प्लांट लाइट कौन सी चाहिए होती है, ओनली विजिबल लाइट। विजिबल का मतलब होता है विबग्योर। जैसे तुमको भी, क्या तुम एक्सरे में देख सकते हो? अगर देख सकते तो बेटा शायद बोन तो आप देख के ही बोल देते, सुनो सुनो तुम्हारी हड्डी मुझे थोड़ी सी फ्रैक्चर लग रही है? तो हम एक्सरे में नहीं देख सकते बेटा, हम यूवी लाइट में नहीं देख सकते, हम सिर्फ क्या देख सकते हैं, विजिबल में। तो एग्जैक्टली सेम चीज़ प्लांट को भी क्या चाहिए, सिर्फ विजिबल लाइट चाहिए होती है। अच्छा, क्या हो अगर प्लांट को इस वाली ट्यूबलाइट के नीचे रख दिया जाए तो फोटोसिंथेसिस होगा या नहीं? आराम से सोच के बताएं। होगा या नहीं? जब तुमको इस विजिबल लाइट में दिखाई दे रहा है तो प्लांट को क्या दिक्कत है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, तभी तो इंडोर प्लांट जिंदा है। इंडोर प्लांट जिंदा ही क्यों है? क्योंकि वो ट्यूबलाइट में आराम से अपना फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। और ट्यूबलाइट कहने का मतलब क्या हुआ, बल्ब कहने का मतलब क्या हुआ, विजिबल वेवलेंथ, जिसमें तुमको दिख रहा है ना, मतलब वेवलेंथ कौन सा हुआ, विजिबल तो हुआ ना। तो इसमें फोटोसिंथेसिस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वाली लाइट सनलाइट बराबर, ठीक है। बहुत बढ़िया है, अगर रखो तो और भी अच्छा है। अच्छा, इसमें समझ आ गया। तो इससे नीचे वाला वेवलेंथ भी प्लांट को नहीं चाहिए और इससे ऊपर वाला वेवलेंथ भी प्लांट को नहीं चाहिए होता है। और ये वेवलेंथ शुरू कहाँ से होता है, ये एग्जैक्टली शुरू होता है 390 से, तो इसको राउंड फिगर करके हम 400 लिख देते हैं। और ये एग्जैक्ट खत्म होता है 680 पे, जिसको हम राउंड फिगर करके 700 लिख देते हैं। अच्छा, क्या हो अगर मैं इसको 680 से अबाव वाली वेवलेंथ दूं, इंफ्रारेड, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, मतलब ऊपर वाला जो वेवलेंथ है, प्लांट को वैसे ही नहीं चाहिए होता है। तो फोटोसिंथेसिस होगा क्या उसमें, फोटोसिंथेसिस रेट क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो अगर इसको दिया जाए क्या, ओनली अबाउ 680 नैनोमीटर को, तो इस कंडीशन में फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, इसमें ड्रॉप हो जाएगा, या फिर हम बोलेंगे कि डिक्रीज हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा या फिर डिक्रीज हो जाएगा। इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, रेड ड्रॉप इफेक्ट। ड्रॉप मतलब गिरना, कम हो गया, ठीक है। अब अगर क्या हो, अगर इस प्लांट को दोनों वेवलेंथ दिया जाए, मोर देन 680 नैनोमीटर भी दिया जाए और लेस देन 680 नैनोमीटर भी दिया जाए, एंड लेस देन 680 का मतलब आप वापस इस तरफ आ गए विजिबल वेवलेंथ की तरफ, तो फोटोसिंथेसिस रेट बढ़ जाएगी। और इसके कंपेरेटिवली इसमें 25% फोटोसिंथेसिस रेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सिंस यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, एनहेंस हो रही है, दैट्स वाई इसको बोलते हैं क्या, एमर्सन एनहेंसमेंट इफेक्ट। तो यहाँ पे इसका फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो 25% इंक्रीज हो जाती है, दैट्स वाई इसको बोलते क्या है, एमर्सन एनहेंसमेंट इफेक्ट। नहीं, ये बात तो अच्छी है, पर यहाँ पे एमर्सन को लग गया क्वेश्चन मार्क कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा करने पर ये हुआ क्या एग्जैक्टली। तो जाके एमर्सन को रिसर्च करने के बाद फाइनली पता चला कि अच्छा, इसमें फोटो सिस्टम 2 तरह के होते हैं, एक जो 680 से अबाव वाली वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है और दूसरा इक्वल टू एंड लेस देन 680 को एब्जॉर्ब करता है। तो इसका मतलब यहाँ पे प्लांट के अंदर फोटो सिस्टम कितने टाइप के हो गए, 2 टाइप। तो एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है नीट में कि कौन से साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट से 2 टाइप ऑफ फोटो सिस्टम की डिस्कवरी हुई थी, एमर्सन एनहेंसमेंट इफेक्ट से। तो इसके बेसिस पे यहाँ पे क्या हुआ था, डिस्कवरी ऑफ 2 फोटो सिस्टम, डिस्कवरी ऑफ 2 फोटो सिस्टम। तो अब ये फोटो सिस्टम कौन कौन से होते हैं, एक होगा फोटो सिस्टम 1 जिसको शायद हमने P700 बोला था, एंड ये था फोटो सिस्टम 2 जिसको हमने पिगमेंट 680 बोला था। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये किसको एब्जॉर्ब कर रहा है, 700 680 से ऊपर आता है, तो ये एब्जॉर्ब करता है किसको, इट एब्जॉर्ब मोर देन 680 नैनोमीटर, और ये वाला ये एब्जॉर्ब करता है लेस देन इक्वल टू
680 नैनोमीटर। कोई परेशानी? ठीक है, तो इसमें ये 2 टाइप के फोटो सिस्टम की डिस्कवरी किसके बेसिस पे हुई थी? इमर्सन एनहेंसमेंट इफेक्ट के बेसिस पे हुई थी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया ये जो एब्जॉर्प्शन में जो फर्क आ रहा है ना, लेस देन, इक्वल, ग्रेटर देन, ये एग्जैक्टली किसकी वजह से आ रहा है? इस डायग्राम में देख के बताओ कौन है जिसकी वजह से फर्क आ रहा है? नहीं, ये इसकी वजह से फर्क आता है। क्लोरोफिल ए आपने सुना है ना? इस क्लोरोफिल ए के बहुत सारे आइसोमर्स होते हैं, एंड भगवान ना करे वो आपको कभी पढ़ने पड़े, क्योंकि आपको थोड़ी ना बॉटनी लेनी है। तो क्लोरोफिल ए के बहुत सारे आइसोमर्स होते हैं, एंड डिफरेंट आइसोमर्स इसमें डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर दे। तो क्लोरोफिल ए अगर इसको एब्जॉर्ब करेगा तो ये फोटो सिस्टम 1 बन जाएगा, और ये इसको एब्जॉर्ब करेगा क्लोरोफिल ए का आइसोमर, तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें फर्क कहाँ पे आता है? मेन रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए के आइसोमर की वजह से फर्क आता है ना? सेकेंडरी पिगमेंट पे फर्क नहीं आएगा, खत्म। अच्छा, अब सेकेंडरी पिगमेंट का हमने एक काम पढ़ा था, शील्ड पिगमेंट। क्योंकि देखो क्लोरोफिल ए को ये छुपा के रखते हैं, इस वजह से सारी की सारी लाइट इसके ऊपर नहीं गिरेगी, तो इसका क्या हो जाएगा? फोटो ऑक्सीडेशन से ये बचा रहा है कि नहीं बचा रहा है? दैट्स वाई इनको बोलते हैं प्रिवेंट फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ मेन रिएक्शन सेंटर और क्लोरोफिल ए, या फिर हमने इनको बोला था शील्ड पिगमेंट। अब ये एग्जैक्टली कैसे होता है आपको नहीं पढ़ना है ना, कि उसमें इपॉक्सी बनता है, फिर वो हाइड्रोपॉक्सी कन्वर्ट हो जाए, वो सब कन्वर्जन नहीं पढ़ना, कोई नहीं पूछेगा नीट एग्जाम में, है ना? जबरदस्ती अपने आप को परेशान करने वाली बात है। चलो, तो ये तो बात हमारी हो गई कौन सी? फोटो सिस्टम की और इसके डिस्कवरी की बात। अभी बेटा इसमें एक टॉपिक बचा हुआ है अभी, एब्जॉर्प्शन ना, वो मैं आपको कल पढ़ाती हूँ।